So accounting standard 5, net profit or loss for the period, prior period items, change in accounting policies. तो ये एएस जो है, अगेन इसका हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है. ये एएस ब्रॉडली मैं ये कह सकता हूँ, पी&एल अकाउंट जो हम बनाते हैं, ओके, ये उसको कवर करता है कि पी&एल में कैसी कैसी चीज़ें कहाँ कहाँ पर किस तरह से लिखनी चाहिए. ओके, हाउ द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड more specific about the specific treatment of prior period items, change in accounting policies, change in accounting estimates and so on. Okay, तो it is all together related with P&L account कि P&L account का presentation कैसे होना चाहिए. Schedule 3 का जो P&L का फॉर्मेट है, जिसमें अपन लास्ट में आता है ना, प्रॉफिट बिफोर, 3 चीज़ें थी वहाँ पर, एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, टैक्स. उसके बाद एक्सेप्शनल प्लस माइनस होता है, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लस माइनस होता है, फिर टैक्स प्लस माइनस होता है, और उसके बाद एक चीज़ और भी थी, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस. ठीक है, अपने काम नहीं आया. तो अंडरस्टैंड, वो सारा जो प्रेजेंटेशन का रिक्वायरमेंट है वो इस AS5 के कारण है. और ये AS5 जो है, ये 5 चीज़ें कवर करता है. AS का नंबर भी 5 है, एंड AS 5 थिंग्स टू स्टडी. तो देखिए AS5, हाँ, इसका नाम तो नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, हाँ, क्योंकि नेट प्रॉफिट लॉस हमेशा एक पीरियड का होता है. वो पीरियड 12 महीने भी हो सकता है, 12 महीने से कम वाला भी हो सकता है. प्रायर पीरियड आइटम्स, वो कल से मैं आपको बात कर ही रहा था कि पिछले साल की गलतियाँ अगर पिछले साल ही पता चल गई तो पिछले साल में एडजस्ट हो जाएगी. पर फिनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने के बाद पता चली तो मैं पिछले साल तो कुछ कर नहीं सकता. वो इस साल के P&L में आएगा, किस नाम से, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज. इट डील्स विद सर्टेन डिस्क्लोजर्स इन P&L. ये आ गया भाई, P&L में कुछ डिस्क्लोजर्स, और ये डिस्क्लोजर किससे रिलेट करते हैं, तो 5 चीज़ें आप देखिए, ABCDE. ठीक है, क्या क्या, सिग्निफिकेंट आइटम्स अराइजिंग इन कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ के सिग्निफिकेंट आइटम्स. उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज. ओके, तो ये 5 चीज़ें ये एस कवर करता है. और इन 5 चीज़ों को P&L में कैसे डिस्क्लोज करना है, दैट इज़ ऑल व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो सबसे पहला, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ में भी अगर कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हैं तो उसका डिस्क्लोजर. तो देखिए, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, व्हाट इट सेज, द स्टैंडर्ड रिक्वायर्स ऑल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस. P&L में जितनी भी हमारी इनकम और एक्सपेंसेस है विच आर रिकॉग्नाइज्ड इन अ पीरियड शुड बी इंक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट लॉस unless an accounting standard requires or permits otherwise. आप इसका क्या मतलब है? It says, इस साल, मान लीजिए 1 साल की बात करूँ मैं, मेरी जितनी भी इनकम और एक्सपेंसेस हुई वो मेरे नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में इंक्लूड होनी चाहिए. हाँ, तो आप कहीं फिर और कहाँ जाती है, इनकम और एक्सपेंसेस तो P&L में ही जाती है. पर कभी कभार अपने मन में आता है, ये इनकम या ये एक्सपेंस को P&L में क्यों ले जा रहा हूँ, सीधा कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट कर दूँ. एक आया था ना, डॉक्टर को पेंशन मिली, याद आया, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. तो आप कहेंगे डॉक्टर को पेंशन मिली, अब इसका P&L से क्या लेना देना है, ले जाओ सीधा कैपिटल में. तो AS5 कहता है इनकम है क्या, हाँ, पेंशन इनकम है, कैपिटल रिसीट है. सबसे पहले देखिए, इनकम एक्सपेंस होना चाहिए. इफ इट इज़ अ कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर तो प्रॉब्लम नहीं है. आप जैसे ही आप कहते हो इनकम है, AS5 कहता है पहले वो सारी इनकम एक्सपेंस कहाँ आनी चाहिए, P&L में, अनलेस एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स अदरवाइज. अगर कोई AS की रिक्वायरमेंट हो, ये इनकम या एक्सपेंस को P&L में ले जाने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा कोई रिजर्व में डाल दो, वो कर दो, तो अलग बात है. अदरवाइज तो पहले P&L में आएगा. अपन ने ग्रुप 2 में ESOP वाला चैप्टर किया था, शेयर बेस्ड पेमेंट्स.
लास्ट में एम्प्लॉयज़ ने जो भी शेयर सब्सक्राइब नहीं किए उसका जो ईसॉप प्रोविज़न था, क्या किया अपन ने, उसको याद है क्या कुछ? जो ईसॉप एक्सरसाइज नहीं हुए, अनएक्सरसाइज्ड ऑप्शंस, उसका ईसॉप प्रोविज़न तो बना हुआ था, काम आया नहीं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। तो आप कहेंगे इनकम है, पीएनएल में जानी चाहिए, सीधा जनरल रिजर्व में कैसे ले गए? वो गाइडेंस नोट की रिक्वायरमेंट थी। ऐसे कुछ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये फ़ायदा नुकसान सीधा किसी रिजर्व में ले जाओ, पीएनएल में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर उस एएस ने क्या रखा है तो फिर ये एएस 5 कहता है हमारी क्या चलेगी भाई? वही जनरल सेक्शन, स्पेसिफिक सेक्शन। एग्जाम्पल्स, AS 10 फिक्स्ड एसेट्स, इट सेज आप फिक्स्ड एसेट्स का रीवैल्यूएशन कर सकते हो, और रीवैल्यूएशन में अगर फ़ायदा होता है, प्रॉफिट है तो इनकम, वो AS 10 कहता है ये रीवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, पीएनएल में नहीं जाएगा। तो ठीक है, AS 10 की रिक्वायरमेंट है, वी हैव टू डू इट। इसी तरह से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं। ट्रांजिशनल प्रोविजंस आर, जब कोई नया एएस आता है तो उसमें कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि अच्छा आपकी पुरानी बैलेंस शीट तो इस एएस के हिसाब से थी नहीं, अब आप नया एएस लगाओगे, पुरानी बैलेंस शीट में ये चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो चेंजेस के कारण जो भी गेन लॉस आएगा वो एएस की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है ट्रांजिशनल प्रोविजन की, सीधा रिजर्व से एडजस्ट कर देना, पीएनएल में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो AS 10 में भी है, उसके बाद AS 26 में है, AS 22 में है। ऐसे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं कि जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, AS 26 इंटेंजिबल एसेट, जब वो AS नहीं था तो गुडविल हुआ या ट्रेडमार्क हुआ, उस पर डेप्रिसिएशन लगाने का कोई सिस्टम ही नहीं था, तो लोगों ने उसको कॉस्ट पे ही मान लो आज तक दिखा रखा है। जैसे ही AS 26 आया, उसने कहा नहीं, आप ये समझ लो अगर ये AS 26 शुरू से होता और शुरू से आप डेप्रिसिएशन लगाते तो आज इसकी क्या WDV होती है, हमको तो वही WDV चाहिए। तो मान लो आपने गुडविल दिखा रखी थी 50 लाख पे, अगर शुरू से AS 26 लगाते और डेप्रिशिएट करते तो गुडविल अब 5 लाख होती, तो AS 26 कहता है ठीक है 45 लाख रुपए राइट ऑफ करो। आप कहेंगे अरे एक साथ में इतना, कोई बात नहीं, पीएनएल में मत ले जाना, रिजर्व से एडजस्ट कर दो। उसका रीज़न भी है, एक साथ में इतना बड़ा इम्पैक्ट पीएनएल में ले जाओगे, पीएनएल की भी हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं। तो एएस कहता है अगर कोई एएस ने कह रखा है ये इनकम एक्सपेंस सीधा रिजर्व में जाएगी चलेगा, पर किसी दूसरे एएस ने कुछ नहीं बोला है, तो कैसे भी इनकम हो, कैसा भी खर्चा हो, पहले वो कहाँ आएगा? पीएनएल में। उसके बाद आपको अप्रोप्रिएशन के थ्रू जहाँ ले जाना है ले जाइए, आपकी इच्छा है मेरे को तो ये इनकम इस रिजर्व में रखना है, चलिए मान ली पहले एक बार पीएनएल में ले जाओ, नेट प्रॉफिट में आएगा, फिर अप्रोप्रिएशन के थ्रू उस रिजर्व में डाल देना, पहुंच जाएगा। एक चीज़ याद है आपको, अपन ने फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, उसमें आया था इनकम नॉट टू बी कंसिडर्ड, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। मैंने उस वक्त समझाया था कि अगर ये लॉ में नहीं लिखा हुआ होता तो बोर्ड ऑफ वो डायरेक्टर क्या करता, प्रीमियम को भी पीएनएल में डाल देता, नेट प्रॉफिट बढ़ जाता, उसका रेम्यूनरेशन बढ़ जाता। तो आप कहीं फिर यहाँ पे भी तो ये रूल है ना, प्रीमियम भी तो इनकम ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट अ रेवेन्यू इनकम, इट इज़ अ कैपिटल रिसीट। अपन बात किसकी कर रहे हैं? इनकम और एक्सपेंस की। और अगर आप ज़बरदस्ती कह भी दो नहीं ये तो इनकम ही है, तो कंपनी लॉ की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि ये सीधा कहाँ जाएगा? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में। शेयर फोरफीचर करके रीइश्यू किया, आप कहेंगे कैपिटल रिजर्व, आपको लगेगा इनकम है। मैं अगेन कह रहा हूँ ये इनकम नहीं है, कैपिटल रिसीट है, क्योंकि शेयर कैपिटल का जो पैसा लिया हुआ था वही मैं कैपिटल रिजर्व में डाल रहा हूँ, क्योंकि शेयर फोरफीचर में कौन सा अमाउंट जाता है? जो कैपिटल का पहले पैसा आया था वही पैसा कैपिटल रिजर्व में जाता है। इट इज़ अ कैपिटल रिसीट, इट इज़ नॉट अ रेवेन्यू। तो इसलिए वैसे भी AS 5 की प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप कह भी दो तो मैं ये कहूँगा लॉ की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए वो सीधा रिजर्व में जाएगा तो जाएगा। ठीक है, तो इस AS की सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई, सारी इनकम एक्सपेंस एक बार कहाँ आएगी? पीएनएल में। बाद में आपको जिस रिजर्व में भेजना है भेजते जाइएगा। ओके, तो ये AS 26 वाला जो मैंने आपको बताया फर्स्ट टाइम एडजस्टमेंट, जिसको ट्रांजिशनल कहते हैं, तो सीधा रिजर्व से एडजस्ट होगा। दस एज अ जनरल रूल द स्टैंडर्ड डज नॉट अलाउज क्रेडिटिंग एन इनकम और चार्जिंग एन एक्सपेंस डायरेक्टली टू रिजर्व, सीधा रिजर्व में एडजस्ट नहीं कर सकते। The standard further requires
following components, constituents of net profit for a period should be disclosed on the face of P&L. Profit loss from ordinary and extraordinary. हाँ, फेस ऑफ P&L. शेड्यूल 3 में जब हम P&L अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं वो तो फेस है, और उसके जो नोट्स बनाते हैं वो हमारी क्या है, बॉडी है. ओके, तो अंडरस्टैंड, ये चीज़ें तो फेस ऑफ P&L में अलग से दिखनी चाहिए. ये नहीं है कि आपने अदर एक्सपेंसेस लिखा, फिर नोट जो अदर एक्सपेंसेस का बना उसके अंदर डाल दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी इसके अंदर है. नो, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो फेस ऑफ P&L पे अलग से दिखना चाहिए. इसीलिए शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में ही फेस ऑफ P&L के अंदर ही है बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ओके, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, हाँ, कितने महीनों से चले आ रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तो व्हाट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? ओके, हाँ, एक बार मैंने पूछा भी था आप लोगों से, सी में पास होना ऑर्डिनरी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. चलिए अब देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेफिनेशन. सो गुड आफ्टरनून. सो AS5 वी स्टार्टेड, और इस AS की फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी किसी भी पीरियड का, चाहे वो 6 महीने का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे क्वार्टर का हो, P&L अकाउंट बनेगा, तो उस P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में उस पीरियड की जितनी भी इनकम हुई, जितनी भी एक्सपेंस हुई, सब एक बार P&L में जानी चाहिए. नेट प्रॉफिट में उसका इंक्लूजन होना चाहिए. उसके बाद आपको उसको जिस रिजर्व में भेजना है भेज दीजिए. एक्सेप्शन क्या है? अगर किसी AS की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि कोई इनकम या एक्सपेंस सीधे रिजर्व में जाएगी, तो फिर वो AS के हिसाब से चलेंगे. अदरवाइज नॉर्मल रूल है सारी इनकम एक्सपेंस पहले एक बार कहाँ पर आनी चाहिए? P&L के अंदर. ओके, और फेस ऑफ P&L अकाउंट शुड ऑलवेज डिस्क्लोज नेट प्रॉफिट इन 2 पार्ट्स, एक ऑर्डिनरी वाला, दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला. अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इस AS5 ने डिफाइन कर रखा है. व्हाट वी मीन बाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? तो देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैव बीन डिफाइंड एज इनकम और एक्सपेंस. अच्छा, अपन इस AS में बात ही किसकी कर रहे हैं? P&L की. तो इसका मतलब जिस भी चीज़ की बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? इनकम और एक्सपेंसेस की. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो इनकम और एक्सपेंसेस है दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स. हाँ जी, कौन सी होनी चाहिए? या ट्रांजेक्शन्स. सो दे आर रिलेटेड टू सच इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज. वो हमारे एंटरप्राइज की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से बिल्कुल क्या है? अलग है. एंड देयरफॉर दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रीअकर फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली. वो फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली रीअकर वापस नहीं होती. तो 2 चीज़ें AS ने डिफाइन की है. पहला, दे रिलेट टू इवेंट्स ट्रांजेक्शन विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, और ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ को फर्दर डिफाइन किया है. दे आर एक्टिविटीज़ which are undertaken by enterprise at part of its business, and such related activities in which the enterprise is engaged in furtherance of incidental to arising from those activities. तो हमारा जो बिजनेस है उससे रिलेटेड जो मेन एक्टिविटी, और उस मेन एक्टिविटी को करने के लिए जो इंसिडेंटल साइड वाली एक्टिविटीज़ और करनी पड़ती है, वो भी सब क्या है? ऑर्डिनरी एक्टिविटी. कंपनी इनटू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मेन प्रोडक्ट तो बनता ही है, साथ में बाई प्रोडक्ट भी बन जाता है, तो उसको भी वो बेच देते हैं, रद्दी को भी बेचते हैं, स्क्रैप को भी बेचते हैं, ये सब भी करते हैं. तो वो सब क्या हो गया? इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू, विच आर इन फर्दरेंस ऑफ दैट मेन एक्टिविटी, दे कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज ऑर्डिनरी. ओके, तो वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए. तो क्या हो सकता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. मतलब अगर वो ऑर्डिनरी या उससे रिलेटेड एक्टिविटी भी है तो भी वो ऑर्डिनरी होगी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगी. सेकेंड, दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रीअकर फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली. वो हर थोड़े दिनों में रेगुलरली बार बार नहीं होती. द स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइजेस, हाँ, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. वर्चुअली all income items of income and expenses including determination of net profit loss arise in course of ordinary activities. virtually more or less P&L की सारी चीज़ें ordinary ही होती है. and therefore it is only on rare occasions that a event or transaction give rise to extraordinary items. तो बहुत रेयरली होता है
कि आपको P&L में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम देखने को मिलेगा। Merely because an item occurs infrequently does not makes it extraordinary। दो चीज़ें, आपने कहा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा ट्रांजैक्शन पहली बार हुआ, उससे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो जाता। सेकंड, हमारे यहाँ तो ऐसा रोज नहीं होता, उससे भी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो जाता। वो इनफ्रीक्वेंटली के साथ साथ क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी भी होना चाहिए। सो even if it occurs infrequently, does not qualify as extraordinary if it is related to business activity। अब एक एग्जाम्पल दिया है, substantial wage revision, ठीक है, दो carried out once in 10 years does not qualify as extraordinary items। गवर्नमेंट में होता है ना, वो 5th के पे कमीशन, 6th पे कमीशन, आप लोगों ने इनकम टैक्स में एरियर्स ऑफ सैलरी पढ़ा होगा, ओके, कि इस बार पे कमीशन लगा, वो पे कमीशन भी 5-6 साल में एक बार आके रिकमेंडेशन देता है। तो आपने कहा ये इवेंट तो 5-6 साल में एक बार हुई, 10 साल में एक बार हुई, तो जस्ट बिकॉज वो 10 साल में एक बार हुई, आपने कहा बहुत इनफ्रीक्वेंटली होती है, रेयरली होती है, उससे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो जाती। कारण आप बिजनेस कर रहे हो तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी तो बढ़ानी ही पड़ेगी, इट इज़ पार्ट ऑफ बिजनेस, तो इसलिए वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होगा। एग्जाम्पल्स, हाँ, अब यहाँ से समझ में आता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है। एग्जाम्पल्स ऑफ इवेंट विच वुड जनरली गिव राइज टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आर, अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द एंटरप्राइज, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड एक्सेट्रा। मतलब अगर आपको इन कारणों से कोई फ़ायदा नुकसान हुआ, आपने कहा अर्थक्वेक आया, उससे हमको नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, जैसा भी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी को फ़ायदा हो गया, हाँ भाई, बिल्डिंग गिरी तो 50,000 की क्लेम में मिल गए 5 लाख रुपए, फ़ायदा हो गया। पड़ोसी की बिल्डिंग गिर गई, हाँ नहीं, पड़ोसी की बिल्डिंग गिर गई, अपनी सेल डबल हो गई, तो फ़ायदा हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में एएस ने एग्जांपल दिए, अर्थक्वेक के कारण फ़ायदा नुकसान, फ्लड, फायर, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी, ठीक है, कि भाई यहाँ से तो अब रोड निकालनी है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी बीच में आ रही है, गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू अटैच दैट प्रॉपर्टी, कि लो साहब दूसरी जगह जाओ, पैसे लो, काम खत्म। तो अब ऐसे रीजंस जिनके कारण फ़ायदा नुकसान होता है, क्या ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है? आप कहेंगे डेफिनेटली नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम माई बिजनेस एक्टिविटीज ऑल टुगेदर, ना तो मेन एक्टिविटी है ना उससे रिलेटेड एक्टिविटी है, और ऑफ कोर्स रेगुलरली फ्रीक्वेंटली होती भी नहीं है। हाँ, अब सुनो ध्यान से बहुत, इंश्योरेंस कंपनी को अर्थक्वेक में क्लेम देना पड़ता है, उसके लिए ऑर्डिनरी है, पर वो बिजनेसमैन जिसको क्लेम मिल रहा है उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ओके, इट्स नॉट दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब हर एक के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, ठीक है। फॉर सम एंटरप्राइजेज ये एक्टिविटीज़ भी क्या हो सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, सॉरी, कुछ एंटरप्राइजेस के लिए एक्टिविटीज़ ऑर्डिनरी हो सकती है, पर बाकी बाय डिफ़ॉल्ट सबके लिए क्या होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, इट इज़ नॉट अकरिंग फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली। अच्छा, एक चीज़ और, कई बार ऐसा होता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी आप कहेंगे हमारे तो हर 2-3 साल में होती रहती है, बट इफ इट इज़ क्लियरली डिस्टिंक्ट एंड डज नॉट अकर रेगुलरली, और एक चीज़ और खास बात मैं जोड़ूँ मेरी तरफ से, वी डो नॉट एक्सपेक्ट इट विल री अकर। 1-2 बार हो भी गया, वी नेवर एक्सपेक्ट ऐसा वापस होगा। एक बार अर्थक्वेक आ गया, आप सोचेंगे अब तो ज़िंदगी में वापस शायद नहीं देखना पड़े। एक बार फ्लड आ गया, हाँ, आप सोचेंगे बस इस बार नुकसान हो गया, अगली बार तो नहीं होगा। अब मतलब ऐसे एक्टिविटीज़ में आपका दिमाग यही रहता है कि ऐसा वापस शायद नहीं होगा, तो इवन इफ इट रीअकर्स इट रिमेन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपने मेरे साथ तो 4-5 बार हो गया,
ठीक है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जहाँ दुकान लगाता हूँ वहाँ गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज 4-5 बार हो गया उससे वो ऑर्डिनरी नहीं हो जाता, इट रिमेन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नहीं, सेम में पास होना क्या है भाई, फेल होना वेरी वेरी ऑर्डिनरी। हाँ देखिए, सीए में फेल होना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नेवर एक्सपेक्ट पास। ऊपर वाले ने सुन लिया, तथास्तु बोल दिया, फिर क्या होगा। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नेवर एक्सपेक्ट कि फेल होंगे, और एक बार हो भी गए यू नेवर एक्सपेक्ट वापिस होंगे। भले 3-4 बार हो गए तो भी मन में ये रहता है कि इस बार नहीं होंगे। तो दैट इज व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू नॉट एक्सपेक्ट इट विल अकर, इफ इट हैज अकर्ड वी डू नॉट एक्सपेक्ट इट विल रीअकर। एंड ये हमारे बिजनेस से ऑल टुगेदर डिस्टिंक्ट है, अलग है, मतलब बिजनेस से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल, आप फिक्स्ड एसेट यूजफुल लाइफ पूरी होने पे बेच देते हो, तो आप कहेंगे तो 5-10 साल में एक आध बार बेचते हैं, इनफ्रीक्वेंटली, इरेगुलरली होती है, बट इट इज समवॉट रिलेटेड टू माई बिजनेस। वो मेन एक्टिविटी नहीं बट इंसिडेंटल एक्टिविटी तो है ही, बिजनेस कर रहा हूं तो ये भी होगा ही होगा, देयरफॉर इट रिमेन्स ऑर्डिनरी। बेड डेट्स, आप कहेंगे मेरे तो पहली बार हुआ बेड डेट्स हो गया, और भाई पहली बार होने से हर चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो जाती। बिजनेस कर रहे हो तो इनहेरेंट रिस्क है, होगा ही होगा, तो इसलिए ऑर्डिनरी है, इट इज़ नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, ग्रुप 1 में अपन ने AS12 गवर्नमेंट ग्रांट में एक पॉइंट पढ़ा था, रिफंड ऑफ ग्रांट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिकॉज यू नेवर एक्सपेक्ट कि रिफंड करना पड़ेगा, एक आध बार हो भी जाए, नेवर एक्सपेक्ट वापस ऐसा कभी होगा। ओके, तो इसलिए उसको भी AS12 ने किस में डाला हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। ओके, सो दैट इज हाउ। तो कुल मिला के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की लिस्ट को आप ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे कारण जो हमारे बिजनेस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, ठीक है, मिस एप्रोप्रिएशन, थेफ्ट्स, ठीक है, ये सब क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसके कारण जो क्या पेनल्टी काहे की, देखिए नॉर्मल पेनल्टीज आर ऑर्डिनरी। अब आपने तो स्मगलिंग कर रहे थे, ठीक है, और उसमें पेनल्टी लग गई, ठीक है। हाँ, स्मगलिंग की बिजनेस टैक्स, इनकम टैक्सेबल लग नहीं है। हैं तो टैक्स कौन देगा? यूँ तो मैं वही समझा रहा हूँ भाई, अब बिजनेस ही स्मगलिंग का है, उसके लिए पेनल्टी दी, ऑर्डिनरी है, लगती है। भाई काम ही ऐसे कर रहे हो, पेनल्टियाँ दे रहे हो, तो काम खुद ऑर्डिनरी आपके लिए, तो उसकी पेनल्टी भी क्या हो गई, ऑर्डिनरी। जैसे इंश्योरेंस कंपनी के लिए अर्थक्वेक का क्लेम भी क्या है, ऑर्डिनरी, ठीक है। मैं इसीलिए एग्जांपल से समझा रहा था भाई, ठीक है। हाँ जी, आप क्या लिखा है भाई, द स्टैंडर्ड रिक्वायर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज्ड ऑन द फेस ऑफ P&L as a part of net profit loss. The nature, amount of each extraordinary item should be disclosed separately. हाँ, आपने कहा हमारे तो इस बार एक नहीं 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो गए, एक ही साल अर्थक्वेक भी आ गया एंड फायर भी हो गई, ठीक है, 2 नुकसान हो गए। तो P&L में ये नहीं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दोनों जोड़ के लिख दो, अलग अलग लिखो भाई कि ये नुकसान या ये फ़ायदा ये नुकसान, ठीक है। इन द मैनर दैट द इम्पैक्ट ऑन करंट ईयर्स प्रॉफिट लॉस कैन बी परसीव्ड। और वो मैनर वही था, याद हो तो, वी कैलकुलेट फर्स्ट प्रॉफिट, कौन सा वाला, बिफोर EOI, फिर प्लस माइनस EOI, प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर EOI। तो जब इस तरह से प्रेजेंटेशन करते हो तो इम्पैक्ट ऑन करंट ईयर्स प्रॉफिट कैन बी परसीव्ड कि मान लीजिए बिफोर EOI 10 लाख था, 2 लाख का नुकसान हुआ, 8 लाख, तो EOI के कारण हमारा इस साल का प्रॉफिट 2 लाख रुपए से कम हुआ है, दिस इम्पैक्ट कैन बी परसीव्ड। ओके, अब AS ने कहा कि कई बार कुछ एक्टिविटीज
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है और बाकी सब ऑर्डिनरी। क्योंकि इसने यही कह दिया भाई कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में फिट नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा, ऑर्डिनरी। अब बिजनेसमैन कहेगा ये क्या कर रहे हो भाई, चलो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पर ये ऑर्डिनरी तो कहाँ लग रही है, ठीक है। तो एएस ने एक बीच की गली और निकाली, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शनल आइटम्स। सो प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज, डिस्टिंक्ट मतलब थोड़ा वीआईपी है बट उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं बोल सकते, एंड दे आर कॉल्ड एज एक्सेप्शनल आइटम्स। मतलब ये एक्सेप्शनल आइटम्स है जो हर रोज नहीं होते, कभी कभार होते हैं, बट ये रिलेटेड टू बिजनेस है, इसलिए इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कह सकते। तो आप कहेंगे फिर क्या फ़र्क पड़ता है, तो एएस ने कहा नहीं चलो अगर एक्सेप्शनल भी है तो उसका भी पैनल में थोड़ा सा आदर सत्कार अच्छे से करो, मतलब उसका वीआईपी ट्रीटमेंट थोड़ा सा कर दो ताकि यूज़र्स को पता चले कि ऐसी इनकम या एक्सपेंस भी हुई है। तो देखिए, द स्टैंडर्ड रिक्वायर्स सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ इनकम एक्सपेंस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, है ये ऑर्डिनरी वाला ही, ठीक है। Thus, when items of income expense within profit loss from ordinary activities are of, क्या लिखा है भाई, such size, nature or incidence that their disclosure is relevant to explain the performance of enterprise for the period, ठीक है, तो कि उनका अलग से डिस्क्लोजर हमको लगता है जरूरी है। The nature and amount of such items should be disclosed separately। तो उस आइटम का नेचर क्या था, उसका अमाउंट क्या था, वो क्या होना चाहिए भाई, डिस्क्लोज्ड सेपरेटली, उसको भी अलग से बताओ। एग्जाम्पल्स कुछ दिए हैं, राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू एनआरवी एज वेल एज रिवर्सल ऑफ सच राइट डाउन्स। आप कहेंगे इसमें क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी, AS2 में तो हमने हर क्वेश्चन में किया। है जी, नहीं दोनों लिखा है, राइट डाउन एज वेल एज रिवर्सल। सुनिए, इन्वेंट्री 100 में खरीदी, एनआरवी 80 हो गई, क्या ऐसा रेगुलरली होता है, फ्रीक्वेंटली होता है? आप कहते नहीं हमारा तो हर साल ही ऐसा होता है, तो 2-3 साल में दुकान बंद हो जाएगी। अगर आप हर बार ऐसा ही माल खरीदते हो, 100 में खरीदते हो, 80 में बिकता है और बचा हुआ भी 80 का ही रहता है, तो फिर प्रॉफिट कमाओगे भी नहीं। तो अगर एनआरवी कम है कॉस्ट से, इट इज़ नॉट अ रूटीन एक्टिविटी बट इट इज़ नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑल्सो। क्यों, बिजनेस कर रहे हो तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी। तो ये सेस, पर ये ऑर्डिनरी तो नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, तो चलो इसके बीच का बना देते हैं, वी कॉल इट एज डिस्टिंक्ट आइटम्स या एक्सेप्शनल आइटम। तो इसको भी पीएनएल में क्या करिए, अलग से बताइए ताकि यूजर्स को ये पता चले कि इसके कारण कितना प्रॉफिट या लॉस है। ये लास्ट पॉइंट था, रिवर्सल ऑफ सच राइट डाउन। ये कैसे होता है AS2 में? AS2 क्या कहता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री विल बी एट कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस। समझेगा फटाफट। ईयर 1 गुड्स परचेज किया 100 में, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी है भाई 100, एनआरवी मान लीजिए 90, वैल्यूएशन किस पे करूँगा 90 पे, लॉस कितना आएगा 10। ईयर 2 ओपनिंग स्टॉक कितने पे आएगा 90, ये इस साल भी नहीं बिका, अभी भी पड़ा है, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस। वापिस AS2 तो फिर लगेगा, AS2 तो हर बैलेंस शीट पे लगेगा, हर स्टॉक पे लगेगा। अब इस बार एनआरवी है 120, हाँ अब क्या करूं, 90 120 विच एवर इज लेस, 100 120 विच एवर इज लेस। तो AS ने ये नहीं बोला है कि WDV या बुक वैल्यू वर्सेज एनआरवी, AS वर्ड यूज क्या करता है, कॉस्ट एनआरवी। सेकेंड ईयर में आप कहीं कॉस्ट 100, एनआरवी 120, वैल्यूएशन 100 पे करूँगा। 100 पे करने से जो 10 का राइट डाउन था वो रिवर्स हो रहा है। आप कहेंगे तो प्रॉफिट आ रहा है ना, आपको दिख रहा है प्रॉफिट, मुझे रिवर्सल ऑफ लॉस दिख रहा है। जो पिछले साल लॉस प्रोवाइड किया था वो मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स। ओके, सो राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू एनआरवी, रिवर्सल ऑफ सच राइट डाउन।
डिस्पोजल, सेल ऑफ आइटम्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कुल मिला के प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये कभी कभार होता है पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, डिस्टिंक्ट है। P&L में क्या करें, अलग से बताओ। अलग से बताने का मतलब जब आप प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अलग से लिखोगे, उसको अदर इनकम में या मिसलेनियस इनकम के अंदर ऐड करके नहीं अलग से लिखोगे, तो ऑटोमेटिकली यूजर्स को इसका इम्पैक्ट पता चलेगा। लिटिगेशन सेटलमेंट, कोर्ट केस के सेटलमेंट, जो भी क्लेम मिला या दिया, हाँ कहीं कोर्ट केस तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, नो। हाँ, अर्थक्वेक के लिए कोई कोर्ट केस कर दिया हो और उसका क्लेम मिला हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पर नॉर्मल रूटीन बिजनेस करते हो, गुड्स खराब बेच दिया, कस्टमर ने केस कर दिया, पैसा लग गया, बिजनेस कर रहे हो, होता रहता है, इट इज़ ऑर्डिनरी। बट एक्सेप्शनल, रिवर्सल ऑफ प्रोविजंस, हाँ कोई प्रोविज़न बना रखा था और उसको आप रिवर्स किया। रिवर्स कब करना होता है, जब आप कहते हो उस प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, प्रोविज़न बनाते हो तो जनरली यूज़ आता है, अब आपने कहा यूज़ ही नहीं आया मेरे तो रिवर्स हो गया, तो दिस इज समथिंग एक्सेप्शनल, ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी। हाँ देखिए, है पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी, पर वो कहता है ना भाई एकदम ऑर्डिनरी तो नहीं है, थोड़ा तो अलग है। ओके, लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट प्रोवाइडेड दे हैव अ मटेरियल इम्पैक्ट। हाँ, कल ये पॉइंट आया था, लॉ में रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आया तो वो बैकडेट से अमेंडमेंट आया। अब वो AS4 में कवर होगा नहीं, AS5 में आप कहेंगे उसके कारण हमको एक्स्ट्रा पुराने सालों का पेमेंट करना पड़ेगा, तो अंडरस्टैंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है नहीं, क्योंकि बिजनेस कर रहे हो, लॉ ऐसा चलता ही रहता है। आप कहेंगे ऐसा नहीं जिंदगी में पहली बार देखा रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, इट कीप्स ऑन हैपनिंग। बट ये ऑर्डिनरी भी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, तो ये क्या है, एक्सेप्शनल। अब करना क्या है एक्सेप्शनल का, unlike profit loss from extraordinary items which are required to be disclosed on the face of P&L, disclosure of such items is made in notes to financial statements. It may be noted, though the standard does not use the term, such items are sometimes referred as exceptional items. हाँ, AS ने टर्म क्या यूज़ किया है, डिस्टिंक्ट आइटम, पर फिर बाद में AS ने खुद ने कह दिया लोग इसको एक्सेप्शनल भी बोलते हैं। कुल मिला के आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब AS की यहाँ रिक्वायरमेंट है कि इनको नोट्स में क्या करिए बता दीजिए। इसका मतलब फेस ऑफ P&L पे एक्सेप्शनल आइटम बताने की हमारी तरफ से कंपल्शन नहीं है, अंडरस्टैंड। अब अगर कोई फेस पे अलग से बताना चाहे, मना नहीं है, पर अगर फेस में नहीं बताना चाहे कोई बात नहीं। मान लीजिए एक्सेप्शनल आइटम आपके अदर इनकम में इंक्लूडेड है, तो अदर इनकम का जब नोट बनेगा उसके अंदर ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, अलग से दिखनी चाहिए। नहीं मिसलेनियस इनकम करके छोड़ दिया या मिसलेनियस एक्सपेंस करके छोड़ दिया, नो, वहाँ पर ये क्या होना चाहिए, अलग से रिफ्लेक्ट होना चाहिए ताकि यूजर्स को का इम्पैक्ट पता रहे। और अगर आपने फेस ऑफ P&L में अलग कर दिया तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शेड्यूल 3 जब बना, उन्होंने फेस ऑफ P&L में एक्सेप्शनल आइटम को भी बताने की रिक्वायरमेंट डाल दी। इसका मतलब, अच्छा आपको याद अगर हो, फिक्स्ड एसेट बेचने का प्रॉफिट लॉस मैंने उस वक्त बताया भी था, हम वैसे तो अदर इनकम में प्लस माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सेप्शनल आइटम में भी आ सकता है। एक्सेप्शनल में जनरली हम तभी डालते हैं जब वो मटेरियल हो। अब छोटा ऐसा अमाउंट है उसके लिए क्या एक्सेप्शनल बताना, तो इसलिए हम उसको अदर इनकम अदर एक्सपेंस में भी क्या कर सकते हैं, एडजस्ट। तो AS की रिक्वायरमेंट तो यही है कि आप अदर इनकम अदर एक्सपेंस में अलग से बता दोगे चलेगा, फेस ऑफ P&L में अलग नहीं चाहिए। हाँ, पर शेड्यूल 3 के हिसाब से तो इसको आप फेस ऑफ P&L पे क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। वहाँ पर ध्यान हो तो सबसे पहले आता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, फिर एक्सेप्शनल प्लस माइनस होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लस माइनस होता है, फिर टैक्स प्लस माइनस होता है। ओके, तो कुल मिला के एक्टिविटीज़ कितनी तरह की हो गई, 3, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बीच वाली एक्सेप्शनल। ऑर्डिनरी तो नॉर्मल वे में चल रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेस ऑफ P&L में अलग से आएगी, और एक्सेप्शनल नोट्स में आप उसकी डिमांड जितनी लिखनी है लिख दीजिए, फेस ऑफ P&L में अलग से बताना जरूरी नहीं है। बट आई एम अगेन रिपीटिंग, शेड्यूल 3 requires exceptional items to be shown on face of P&L itself। तो अगर मैं कंपनी की बात करूं तो मैं कहूँगा फेस पे ही बताऊंगा, पर अगर मान लो मैं पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म की बैलेंस शीट बना रहा हूं, आई कैन से मैं इसको फेस पे नहीं बताऊंगा, कहाँ बताऊंगा, नोट्स के अंदर चलेगा। अब
नेक्स्ट इज प्रायर पीरियड आइटम्स। AS4 में अपन ने डिस्कस किया था कि मान लीजिए पिछले साल हमने कुछ एरर्स करी, ऑडिटर ने गलतियां पकड़ ली, तब तो उसी साल एडजस्ट हो जाएगी। पर ऑडिटर भी नहीं पकड़ पाया, अकाउंट्स अप्रूव हो गए और उसके बाद पिछले सालों की गलतियां पता चली, तो वो पिछले साल के पिनल में तो जाएगा नहीं, वो हमारे इस साल के पिनल में आएगा। और इस साल के पिनल में आएगा तो वो पिनल एडजस्टमेंट के नाम से आएगा। हाँ देखिए, आप लोगों ने एंट्रियाँ पिनल एडजस्टमेंट अकाउंट वाली करी, पर पिनल एडजस्टमेंट का फाइनली करेंगे क्या? उसका भी तो बैलेंस बचेगा। हाँ, आप कहेंगे हम तो पार्टनर्स कैपिटल में बांट देते थे, तो हाँ पार्टनर हो तो प्रोप्राइटर हो तो कैपिटल में डाल देते थे। हाँ, अपन ने इसे एस के शुरुआत में क्या पढ़ा? ऑल इनकम एक्सपेंस विल बी फर्स्ट ट्रांसफर टू P&L, सीधा कैपिटल में नहीं जा सकता। इसका मतलब वो P&L एडजस्टमेंट का जो मेरा बैलेंस बचेगा वो मुझे इस साल के P&L में लाना पड़ेगा। दो यू में फील के तो गलत है ना, जब वो इनकम एक्सपेंस इस साल की है ही नहीं तो मैं उसको इस साल के P&L में क्यों ला रहा हूँ? ऐसे इनकम एक्सपेंस भले ही इस साल की नहीं है, पता तो अब जाके चला है आपको। पिछले साल आपको नींद आ रही थी, ध्यान पड़ा नहीं, अब पता चला, तो अब कोई तकलीफ नहीं है, इस साल के P&L में लेकर के आओ। और इस साल के P&L में भी आप उसको क्या करो, अलग से बताओ, तो अपने आप यूज़र्स को ध्यान में रहेगा कि इस साल का जो नेट प्रॉफिट आया उसमें प्रायर पीरियड का इतना अमाउंट इंक्लूडेड है या मतलब एडिड है या सब्ट्रैक्टेड है। पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है टू अंडरस्टैंड प्रायर पीरियड आइटम होता क्या है। तो देखिए, प्रायर पीरियड आइटम्स आर डिफाइंड एज इनकम एक्सपेंस विच अराइज इन करंट पीरियड। जो हमारे इस साल में इनकम एक्सपेंस हुई, हाँ अराइज इन करंट पीरियड, क्यों? क्योंकि पता इस साल चला। एज अ रिजल्ट ऑफ, किस कारण से? एरर्स और ओमिशंस इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड्स। ऐसा भी होता है ना, 4 साल पहले कोई गलती करी थी, अब जाके पता चली। एग्जाम्पल याद है क्या ऐसा कोई? 4 साल पहले की गलती अब जाके पता चली। किए होंगे ऐसे क्वेश्चन, किए होंगे, आई डेफिनेटली आई एम श्योर। मशीन खरीदी थी, गलती से उसको रिपेयर्स मान लिया, 3 साल 4 साल निकल गए, अब याद आया, आपने कहा रिपेयर में से हटाओ मशीन में डालो, तो गलती कब हुई? 4 साल पहले। अच्छा, इससे प्रॉफिट कितने सालों का गलत हुआ? 4 साल का या सिर्फ फर्स्ट ईयर का? गलत, 4 साल का। क्योंकि अगर आप पहले ही साल उसको मशीन में ले जाते तो 4 साल तक डेप्रीशिएशन चार्ज करते, मतलब मेरा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सारे ही प्रॉफिट गलत। अब आप जाकर के रेक्टिफिकेशन करोगे, एंट्री आज ही करनी पड़ेगी। तो ये गलती जो है, एरर ओमिशन है, ये सिर्फ लास्ट ईयर की नहीं है, ठीक है, 1 और मोर प्रायर पीरियड्स। बस आपको ध्यान रखना है एरर ओमिशन, it should be because of error omission of earlier periods which are now revealed। हाँ, अगर पुराने टाइम की गलतियाँ पुराने समय में ही पता चल जाती तब तो उसी साल एडजस्ट कर देता, उस साल पता नहीं चली, अब जाके पता चली है, इसीलिए वो क्या है? प्रायर पीरियड आइटम। ओके, सो इनकम एक्सपेंस जो इस साल अराइज हुई बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स डन इन अर्लियर पीरियड्स। दस प्रायर पीरियड आइटम्स आर ओनली दोज आइटम्स which are result of error omission in preparation of financial statements of one or more prior period। Example, mathematical mistakes, था ना, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर पे लगाना तो था 10%, हमने लगा दिया 1%, जीरो दबाई नहीं, ठीक है। मिस्टेक्स इन अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, वो गलती से रिपेयर में डाल दिया, डालना तो मशीन में था। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, ठीक है, तो फ्रॉड पिछले सालों में हुए, अब जाके पता चले, ठीक है, खूब चोरियाँ हुई थी, ये हुई थी, अब जाके पता चली और हमको पता ही नहीं, पर वो गलतियाँ तो उस वक्त से थी, पता आज चला है। प्रायर पीरियड आइटम, ओवरसाइट होता है ना, ध्यान ही नहीं आया कि अच्छा डेप्रिसिएशन भी लगाना होता है क्या, हमको पता ही नहीं था। तो देखिए, आपको भले ही पता नहीं था, चाहे पता होते हुए भी गलत कर दिया, ठीक है, सजा एक ही है,
आपने हमको क्या मालूम खून करने पे सज़ा मिलती है, तो भी मिलेगी उतनी, पता हो तो भी उतनी मिलेगी। सो दैट वे एरर ओमिशन, चाहे आपकी गलती से हुआ, चाहे आपके ओवरसाइट से हुआ, चाहे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, हाँ होता है ना एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, जितने भी है प्योरली एरर एंड ओमिशन। पिछले सालों में हमने गलतियां करी, पता इस साल चला है, दैट इज़ व्हाट इज प्रायर पीरियड आइटम। हाँ, एक चीज़ दिमाग में फिट कर लीजिएगा, पिछले साल की गलतियाँ, अगर वो कल वाले अपने AS4 में था ना 17 जून, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट तक पता चल जाएगी तो उसी साल एडजस्ट हो जाएगी, प्रायर पीरियड नहीं होगी। तो उसके बाद पता चलेगी तो इस साल के पैनल में आएगी, प्रायर पीरियड होगी। अब एक चीज़ बताओ, मार्च 22 की बैलेंस शीट बना रहे हो, 17 जून 2022 तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेगा, और ड्यूरिंग ऑडिट 2018-19 की गलती पता चली, तो 22 में एडजस्ट करूं कि 23 में एडजस्ट करूं? हैं जी क्योंकि वो 22 की तो है नहीं, पहले की है। अच्छा मान लो 22 में ले जाऊंगा तो किस में जाएगा? प्रायर पीरियड में नाम से जाएगा। नाम क्या होगा उसका? प्रायर पीरियड ही होगा। तो देखिए चाहे 22 में जाए चाहे 23 में जाए, जाएगा तो प्रायर पीरियड में। अब इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट ऑफ कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट, तो गलती बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट तो कर ही रही थी, तो ये नहीं अब जाके अब मई में पता चला है, काम करो ना 22 में क्यों छोड़ते हो, 23 में डाल देना, जाम तो प्रायर पीरियड ही रहेगा। अरे भाई पता चलते ही आप साइन करने से पहले ही मालूम है ये सब गलत है, तो हाउ यू कैन साइन दैट रिपोर्ट वेयर यू आर नोइंग दैट दिस अमाउंट इज रॉन्ग? तो ऑब्वियसली मार्च 22 में मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा। हाँ, कुल मिला के सीधा सीधा मैं ये कह सकता हूँ, ऑडिट वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल से पहले जितनी गलतियां पता चल गई वो तो वहीं एडजस्ट हो जाएगी, उसके बाद जो पता चली पिछले सालों की वो अगले साल में आएगी, एंड दैट विल बी प्रायर पीरियड आइटम्स। ये अगला पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। दे डू नॉट इंक्लूड अदर एडजस्टमेंट्स which are necessitated by circumstances which though related to prior periods are determined in current period। तो प्रायर पीरियड आइटम में वो चीज़ें नहीं आएगी जिसका एडजस्टमेंट कैलकुलेशन इस साल जाकर के होता है, दो दे आर रिलेटेड टू अर्लियर ईयर्स बिकॉज दे वर डिसाइडेड इन करंट ईयर। एग्जाम्पल्स समझिए, arrears payable to worker as a result of retrospective revision of wages during current period। इस बार आपने कहा चलो भाई सबकी तनख्वाह बढ़ाएंगे और आपने तनख्वाह बैक डेट से बढ़ाई, तो अब प्रायर पीरियड को समझिए। प्रायर पीरियड के लिए वर्ड क्या था? एरर ओमिशन। एरर ओमिशन कब? इस साल की कि पिछले सालों की? मतलब वो गलतियां पिछले साल से थी, पता अब चला। यहाँ पर आपने कहा इस साल मैंने डिसीजन लिया कि सब वर्कर्स को मैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। डिसीजन कब लिया? इस साल। पिछले साल कोई सपना आया था क्या? नहीं। क्या पिछले साल फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त मेरा कोई ओवरसाइट था क्या? कुछ था क्या? नथिंग। तो इसका मतलब भले ही वो उसका कैलकुलेशन पिछले सालों की सैलरी पे बेस्ड है, भले ही वो पिछले सालों के नाम पे दे रहा हूँ, ASAs वो प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, क्योंकि पिछले साल के फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त मैंने कोई गलती नहीं करी थी। इट इज़ नॉट प्रायर पीरियड आइटम। वो रिवीजन ऑफ सैलरी कारण जो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट देना है वो इसी साल का खर्चा माना जाएगा। इससे पहले आया था रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ऑफ लॉ। आप कहेंगे उसके चक्कर में मेरे को पिछले साल का एक्स्ट्रा टैक्स इस साल देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कानून ही इस साल बनाया। पिछले साल जब मैंने फाइनल अकाउंट्स बनाए थे उस वक्त मेरे को सपना भी नहीं आया था ऐसा भी कुछ होगा। अच्छा, अपने को हर चीज़ थोड़ी मालूम होगी फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में जाकर के कुछ ऐसी इवेंट होती है जिसका इम्पैक्ट पिछले साल के प्रॉफिट पे भी आता है, वो प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। पर गलतियां पहले से थी, पता अब चला है, सिर्फ वही प्रायर पीरियड आइटम के अंदर आता है। जो चीज़ें नई इस बार डेवलप हुई हो उसके कारण आपको पिछले सालों का कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, इट इज़ नॉट प्रायर पीरियड आइटम। द स्टैंडर्ड रिक्वायर्स नेचर, हम प्रायर पीरियड है तो करना क्या है? नेचर, अमाउंट ऑफ प्रायर पीरियड आइटम शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन अ मैनर दैट इम्पैक्ट ऑन करंट ईयर्स प्रॉफिट लॉस कैन बी परसीव्ड। इस साल के प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आया? द स्टैंडर्ड रिक्वायर्स
prior period items are normally included in determination of net profit loss for the current period. AS5 recognize an alternative approach as whereby such items are shown in P&L account after determination of current net profit loss. अब ये क्या है भाई, आफ्टर डिटर्मिनेशन एंड बिफोर डिटर्मिनेशन. वैसे अपन बिफोर डिटर्मिनेशन ही करते हैं. आफ्टर डिटर्मिनेशन वाला सिस्टम क्या होता है, P&L अकाउंट बनाया, नेट प्रॉफिट आया, उसके बाद क्या शुरू होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन, नेट प्रॉफिट, यहाँ लिख दूँ मैं प्रायर पीरियड आइटम. तो ये प्रायर पीरियड का मैंने कहाँ डाला है, आफ्टर करंट ईयर्स प्रॉफिट. और एक मैं ऊपर ही लिख दूँ प्रायर पीरियड आइटम, तो ये क्या हो गया, बिफोर डिटर्मिनेशन ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट. ओके, एएस रिकमेंड्स दिस, फेवर्स दिस, कि इस साल के प्रॉफिट पे इम्पैक्ट कितना आया पता चलना चाहिए. ओके, अब जब इंड एएस पढ़ोगे उसमें रिक्वायरमेंट अलग तरह से. वो इंड एएस कहता है ये खर्चा इस साल का नहीं. ओके, अच्छा, P&L अकाउंट जनरली हम करंट ईयर, प्रीवियस ईयर 2 कॉलम में बनाते हैं. तो मान लो पिछले साल की कोई गलती थी, पिछले साल ध्यान नहीं रही, इस साल पता चली, आपने कहा इस साल के प्रॉफिट में डाल दो. अब जब मैं इस साल के प्रॉफिट में वो एडजस्टमेंट करता हूँ तो प्रैक्टिकली ना तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट सही है ना करंट ईयर का सही है. तो इंड एएस की रिक्वायरमेंट है, ये पिछले साल का है ना, पिछले साल के फिगर को रीएडजस्ट कर दो. ठीक है, आप इसको पिछले साल में डाल दो. आप कहेंगे लेकिन कोई अगर इस पिछले वाले कॉलम को मेरी पुरानी रिपोर्ट से निकाल के मिला ले तो, कि मिलाने दो. वैसे भी हम नीचे एक नोट लिखते ही हैं, प्रीवियस ईयर फिगर्स हैव बीन रीग्रुप्ड, रीएडजस्टेड वेयरएवर नेसेसरी. भाई आप कहोगे ना मेरे पास पिछले साल की रिपोर्ट भी पड़ी है, इस साल की रिपोर्ट भी आई, पिछले साल का करंट ईयर, इस साल का क्या है प्रीवियस ईयर. कोई निकमा आदमी हो बैठ के एक एक फिगर मिलाने लग जाएगा, कहीं कुछ फर्जीवाड़ा तो नहीं किया है. ठीक है, तो चलता है, एडजस्टमेंट्स आर अलाउड. प्रीवियस ईयर फिगर्स मैनी अ टाइम्स आर रीएडजस्टेड, रीग्रुप्ड. तो इंड एएस की रिक्वायरमेंट, इंड एएस 8 जो है वो कहता है भाई प्रीवियस ईयर में एडजस्ट कर दो, काम खत्म करो. उससे क्या फ़ायदा होगा, पिछले साल का प्रॉफिट भी सही हो जाएगा और इस साल वाले में बेचारे में पिछले साल का कोई खर्चा है ही नहीं, वो भी सही हो जाएगा. हाँ, फिर इंड एएस ये भी कहता है, आप कह दो मान लो ये 4 साल पुराना गलती थी, अब पता चला था, अब क्या करना, प्रीवियस ईयर का भी नहीं है. तो इंड एएस कहता है जो प्रीवियस ईयर का मेरा ओपनिंग एप्रोप्रिएशन है ना, उसमें एडजस्ट करो. क्यों, कि उससे भी पुराने साल का था. तो रादर दैट इज अ बेटर अप्रोच कि जिस ईयर का है वहीं पे एडजस्ट करो ना भाई, ताकि आपके जो भी ईयर आप दिखा रहे हो वो सब क्या दिखाएं, ट्रू एंड फेयर पिक्चर, कि रियल में उन सालों में प्रॉफिट हुआ क्या है. पर अपने यहाँ पे फिलहाल ये ट्रीटमेंट नहीं है, अपने तो गलतियाँ इस साल पता चली, इस साल के P&L में एडजस्ट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. 2 चीज़ें इसमें, एक तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसीज. ओके, अब अकाउंटिंग पॉलिसी और एस्टिमेट में फ़र्क क्या है. ओके, पॉलिसीज आर द ब्रॉड प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस. ओके, क्या आपको ऐसे करना है, ये होना चाहिए, ये पॉलिसी फॉलो करनी है, ये ट्रीटमेंट ऐसे करना है, वो सब. पर वो पॉलिसी तो बता करके चुप हो गई, पर उस पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए, अमाउंट का कैलकुलेशन करने के लिए कई बार हमको एस्टिमेट्स की ज़रूरत होती है. ओके, होता है ना भाई, लॉ तो बन गया, उस लॉ को फॉलो करवाने के लिए कई सारे रूल्स बनाने पड़ते हैं. ओके, तो वैसे ही पॉलिसीज अप्लाई करवाने के लिए हमको कई बार क्या होता है, अकाउंटिंग की एस्टिमेशंस की ज़रूरत होती है. एग्जाम्पल समझिए, डेप्रीशिएशन लगा दो, बना दी साहब पॉलिसी. अब डेप्रीशिएशन लगाने के लिए आपने कहा उठाओ कैलकुलेटर, कॉस्ट ये रही माइनस रेसिडुअल वैल्यू. अब ये क्या होती है, कि एस्टिमेट करो कितने में बिकेगा. तो ये मेरा क्या हुआ, अकाउंटिंग एस्टिमेट. फिर आप कहोगे डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ, कि बताओ कितने साल चलेगी, ये क्या है, एस्टिमेट. ठीक है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है, 2% बना लो, क्या है, एस्टिमेट. ओके, वारंटी के क्लेम्स आएंगे, कैलकुलेशन करना है, प्रोविज़न बनाना है, क्या है, एस्टिमेट. वैसे भी कहा जाता है अकाउंट्स में 50% तो फैक्ट होता है
50% एस्टिमेट ही होता है। आपने जैसे 11-12 में एक एंट्री सीखी होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स की एंट्री, डेटर डेबिट टू सेल्स 5 लाख रुपए। ये 5 लाख जो है ना एस्टिमेट है। हाँ, आपको लग रहा है 5 लाख दे देगा, आएंगे नहीं आएंगे क्या मालूम। सो दैट वे अकाउंट्स में मोस्ट ऑफ द एंट्रीज इन्वॉल्व्स एन एस्टिमेट। और अब ये एएस कहता है कि ये एस्टिमेट जो आप पहले साल करते हो अगले साल भी वही रहे, जरूरी नहीं है। पहले साल आपने सोचा डेटर्स पे प्रोविज़न 2% बहुत है, फिर पता चला लोग 10% तो नॉर्मली खा जाते हैं, प्रोविज़न बनाओ भाई 10%। यूजफुल लाइफ पहले सोचे थे 10 साल चलेगी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए, अब सेकेंड ईयर में आप कह रहे हो बस 4 साल ही चलेगी। तो एस्टिमेट चेंज होते रहते हैं। एएस कहता है कोई चिंता फिक्र की बात नहीं है, नॉर्मल फीचर है। तो देखिए, मैनी आइटम्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट कैनॉट बी मेजर्ड विद प्रिसिजन but can only be estimated based on latest information available. For example, estimates are required in respect of doubtful debts, inventory obsolescence. वो याद है AS2 में estimated selling price, वो NRV की कैलकुलेशन के लिए एस्टिमेट था। Useful lives of depreciable asset. Accounting estimates made in one accounting period may need revision in subsequent period in the light of changes in circumstances on which such estimates were based. तो एक पीरियड में जो हमने एस्टिमेट बनाया, अगले पीरियड में वो एस्टिमेट क्या हो सकता है, चेंज। और चेंज होने का कारण क्या है, बिकॉज ऑफ चेंज इन सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, टेक्नोलॉजीज, कई सारी चीज़ें चेंज हो गई। और एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, मोर एक्सपीरियंस और सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स, कुछ भी कारण से सर्कमस्टांसेस चेंज हुई, नई इंफॉर्मेशन मिली, नए डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है, कुछ भी कारण से आपका वो ओरिजिनल एस्टिमेट अब काम का नहीं रहा। द स्टैंडर्ड रिक्वायर्स इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी इंक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट लॉस। कैसे? इन द पीरियड ऑफ चेंज, इफ द चेंज अफेक्ट्स द पीरियड ओनली, उस साल में आ जाएगा। इन द पीरियड ऑफ चेंज एंड फ्यूचर पीरियड्स, इफ द चेंज अफेक्ट्स बोथ। अब जैसे यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट चेंज किया तो उससे खाली इस साल का डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगा, अगले सालों का भी चेंज होगा, तो इसका इम्पैक्ट इस साल भी आएगा, आने वाले सालों में भी आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2 से 5% किया, उसका इम्पैक्ट सिर्फ इस साल आएगा। ओके, तो कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का इफेक्ट सिर्फ इस साल आएगा, कुछ का इस साल भी आएगा, आगे भी आएगा, वो अपने आप आता रहेगा। अपने को तो इस बार कैलकुलेशन में क्या करना है, वो नया वाला कैलकुलेशन लेना है, चाहे डेप्रिसिएशन की रेट है, चाहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, वॉट एवर इट मे बी। Thus, a change in accounting estimate cannot be given retrospective effect. हाँ, आप कहीं retrospective effect change in estimate में क्या कहना चाहता है, सुनेगा ध्यान से। आपने मशीन खरीदी 10 लाख में, पहले साल का डेप्रिसिएशन लगाना है, आपने स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेट करी 2 लाख रुपए, आपने लाइफ एस्टिमेट करी 10 साल और डेप्रिसिएशन निकाल लिया कितना, 80,000। स्ट्रेट लाइन सेकेंड ईयर में कैसे निकलेगा, ठीक है, ये भी थोड़े दिन पहले ही बताया था ना, डेप्रिसिएशन ऐसे निकलता है 80,000। अब सेकेंड ईयर में आपने कहा नहीं नहीं 9 ईयर्स नहीं 4 ईयर्स, ठीक है। नहीं, अब मैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का सिस्टम बताऊंगा, वो क्या मतलब होता है। अब आपने कहा 4 साल, तो ठीक है, 920 - 2 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा डेप्रिसिएशन, 1,80,000। एएस क्या कहता है कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट विल बी इंक्लूडेड इन करंट पीरियड 180 की जगह 180 एज वेल एज सब्सिक्वेंट पीरियड्स। अब आता है रिट्रोस्पेक्टिव क्या होता है। अगर इस साल अब आप कह रहे हो 4 साल ही है, इस मतलब पिछले साल 10 नहीं 5 लेना चाहिए था मुझे, और पिछले साल डेप्रिसिएशन कितना हो जाता भाई, 8 लाख डिवाइड बाई 5 160।
तो आप कहेंगे पिछले साल 80,000 नहीं, कितना लगाना चाहिए था, 160। अगर मैं ये करूं कि पिछले साल का डेप्रीसिएशन भी 80 के बजाय 160, आप कहें ऐसा होता है क्या? होता है कुछ केसेस में, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स, डेप्रीसिएशन में तो नहीं होता है। तो अब आप कहेंगे पिछले साल के पीरियड में मैंने 80 चार्ज किया, अब 80 की जगह पिछले साल का 160, तो 80,000 एक्स्ट्रा, फिर इस साल वाला 180 जो भी करना है वो सब। तो ये तो हो गया रिट्रोस्पेक्टिव। पर एएस ने क्या लिखा है कि चेंज इन एस्टीमेट का इफेक्ट करंट ईयर में देना है और आने वाले सालों में देना है, पिछले साल में नहीं देना है, तो इसलिए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जाता। अब प्रायर पीरियड आइटम में इसी एग्जाम्पल को डाल देता हूं मैं। पिछले साल मैंने डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन करनी थी, यूजफुल लाइफ 5 साल ही थी, पर गलती से कैलकुलेटर में 5 की जगह 10 दबा दिया बटन, तो डेप्रीसिएशन लिख दिया 80,000। इस साल नींद खुली कि अरे भाई ये तो गलत हो गया, पिछले साल का डेप्रीसिएशन 160 करना था, 80 कर दिया था। तो अब ये 80,000 जो पिछले साल हम डेप्रीसिएशन नहीं चार्ज कर पाए, ये प्रायर पीरियड आइटम में जाएगा, फर्स्ट थिंग। दूसरा, इस साल का डेप्रीसिएशन 180 नहीं होगा उस एग्जाम्पल में, अब ये वाले में 160 होगा, क्योंकि अब आप इसको 920 नहीं 860 करोगे, 860 माइनस 840 सॉरी, हाँ 160 का डेप्रीसिएशन रेक्टिफिकेशन किया 80,000 का, तो 920 में से 80 गए तो कितना बचा, 840, 8,40,000 माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, वापस कितना है। अच्छा, जब एस्टिमेट चेंज ही नहीं हुआ है, पहले भी 5 अब भी 5 है, तो डेप्रीसिएशन तो स्ट्रेट लाइन में सेम रहना चाहिए। मैंने गलती से पिछले साल 160 की जगह 80 चार्ज कर दिया, 80,000 तो जाएगा प्रायर पीरियड में और 1,60,000 इस साल का डेप्रीसिएशन, ठीक है। प्रायर पीरियड में तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना ही पड़ता है। कारण अब आपने कहा ठीक है हो गया, जो हो गया आपसे कर लो, तो फिर तो वो रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट तो दिया ही नहीं मैंने, 80,000 का रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट तो आना ही चाहिए प्रायर पीरियड हो तो। और ये अगर चेंज इन एस्टीमेट है कि पिछले साल कैलकुलेटर सही दबाया था, अब जाके गवर्नमेंट ने कह दिया एकदम से, है ना, गवर्नमेंट की कोशिश चल रही है कि वो ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लेके आ जाए। अब आपने नई गाड़ी खरीदी, यूजफुल लाइफ 15 साल, 5 साल बाद एकदम से गवर्नमेंट कोई कानून ले आई कि बस पुरानी गाड़ियाँ 5 साल बाद सब गैरेज में डाल दो, उसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाली चलेगी। तो अब वो हमारी गलती थोड़ी है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि वो यूज़फुल लाइफ जो मैंने ओरिजिनली 15 सोची थी, 5 साल गाड़ी चला ली, 10 साल बची हुई थी, अब गवर्नमेंट ने कह दिया 10 साल नहीं चल सकती, 5 ही चलेगी, तो ये चेंज इन एस्टिमेट हुआ, ओके। और एक है कि हमने तो गाड़ी खरीदी इसीलिए थी 5 साल के बाद बेच दूंगा, पर कैलकुलेटर में अकाउंटेंट ने गलती से 10 साल मान लिया कि वो गाड़ी 10 साल चलाता है, तो वो प्रायर पीरियड आइटम है, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी पिछले सालों की, प्रायर पीरियड, पिछले साल सब कुछ सही था, इस बार जाकर के कुछ चेंजेस हुए हैं, वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में जाएगा। अब सो चेंज इन एस्टिमेट कैन नॉट बी गिवन अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एज रिगार्ड्स द मैनर ऑफ डिस्क्लोजर। अब डिस्क्लोज कैसे करना है अगर एस्टिमेट चेंज हुआ है, द स्टैंडर्ड रिक्वायर्स, हाँ, नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट विच हैज मटेरियल इफेक्ट in current period or which is expected to have material effect in subsequent periods should be disclosed। ये लैंग्वेज थोड़ी सी ध्यान आ रही है, AS1 कि वो सारी चेंजेस जिनका मटेरियल इम्पैक्ट इस साल है या आने वाले सालों में होगा उसका डिस्क्लोजर करना है, और अगर आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते अमाउंट तो उसका फैक्ट भी लिख दीजिए। अब स्टैंडर्ड फर्दर रिक्वायर्स effect of change in estimate should be classified using the same classification in P&L as used previously for the estimate। आपने ये क्या चीज़ है, आपने कहा मैंने यूजफुल लाइफ चेंज करी, डेप्रीसिएशन 80,000 की जगह वो अपना 1,80,000 हो गया, तो एस्टिमेट चेंज करने के कारण डेप्रीसिएशन कितना एक्स्ट्रा लगा, 1 लाख रुपये। अभी अपना एग्जाम्पल था ना वो वाला, ठीक है, दिस वॉज 180 नाउ। अब आप कहेंगे अब इस बार के P&L में मैं ऐसे लिख दूं क्या, डेप्रीसिएशन तो 80,000, फिर लिख दूं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट 1 लाख, ये हो गया 1,80,000। एस कहता है नो, ये चेंज इन एस्टिमेट उसी क्लासिफिकेशन में जाएगा जिसमें आपका वो खर्चा जा रहा है, मतलब ये 1 लाख रुपए को अलग से नहीं बताना है,
डेप्रिसिएशन को ही मैं क्या करूंगा, 1,80,000 लिखूंगा और इस 1,80 के अंदर वो चेंज इन एस्टिमेट भी क्या है, इंक्लूडेड है. सो इट विल बी बाय यूजिंग द सेम क्लासिफिकेशन. पीएनएल में कोई अलग से उसका हेडिंग नहीं आएगा, चेंज इन एस्टिमेट का इफेक्ट इतना है. ओके. अब 10, अभी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है. द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विच वॉज प्रीवियसली इंक्लूडेड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, मतलब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम था उसका चेंज इन एस्टिमेट हुआ तो वो इस बार भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी में आएगा. आप ऐसा कैसे होता है? अर्थक्वेक हुआ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ नेगोशिएशन चल रहा था. इंश्योरेंस कंपनी का हम तो 2 लाख देंगे, आपने कहा 2 लाख से कुछ नहीं होगा, 5 लाख चाहिए, आपने कोर्ट केस कर दिया. पर फिलहाल तो आप अपनी बुक्स में 2 लाख ही रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि अप्रूव इतना ही हुआ है. अब 2 साल बाद कोर्ट ने कह दिया हाँ 3.5 लाख दे दो भाई, तो 2 साल बाद 1.5 लाख रुपया मैं और रिकॉग्नाइज करूँगा. तो वो जो पहले वाला 2 लाख था वो ईओआई था, तो ये 1.5 लाख जो चेंज इन एस्टिमेट है ये भी ईओआई में जाएगा. ठीक है, चलो जी, बाकी अब कल करेंगे.